हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाखुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 6, जो है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमारे आसपास कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे होते। ये तो हमारे भौतिक हो रहा होता है, ये तो रासायनिक, जिन्हें हम समझ नहीं पाते कि ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं और कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जो परिवर्तन हो रहे थे, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। ये बदलाव हो रहे होते पर हमें पता नहीं चलता है। कई बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, और कई बदलाव होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और पता भी चलता है कि ये बदलाव हो गया है। ठीक। तो और कई परिवर्तनों में क्या होता है कि कई परिवर्तन और कई बदलाव में होता है कि जो हमें नए पदार्थ मिल जाते हैं या नई वस्तुएं मिल जाती है। पर कुछ परिवर्तन में पदार्थ मिलते नहीं है और बाकी के खराब भी हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, उससे नए परिवर्तन से नए पदार्थ नहीं मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि परिवर्तन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पूरा जानेंगे। ठीक। तो जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें क्या बदलाव आते हैं, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो इनके गुण होते हैं कि जैसे कि आकार। जो हमारा भौतिक परिवर्तन में क्या बदलाव होता है, आकार की आती है। ठीक। उसके बाद फिर है माप, मतलब साइज, उसके साइज में भी बदलाव आता है। ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। ठीक। रंग, अवस्था, उसके रंग भी बदलता है और अवस्था भी बदलता है। ये सारे ये कैसे गुण है, तो भौतिक गुण कहलाते हैं। अगर अगर किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ का उसका रंग बदल रहा है, उसकी हाइट बदल रही, मतलब अवस्था बदल रही है, और उसके हाइट मतलब साइज बदल रहा है, तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन है। इसके भौतिक परिवर्तन होते कैसे, वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के गुण, वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के गुण के परिवर्तन हो जाता है, तो वह क्या है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हमारा क्या है, बर्फ है। देखो, बर्फ की एक अवस्था बदली जा रही है। बर्फ की क्या है, अवस्था बदलती है। बर्फ क्या है, बर्फ पिघल कर पानी तो बनती है, बर्फ पिघल कर क्या बनती है, पानी बनती है, क्योंकि इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इसकी अवस्था ही चेंज हो रही है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक। क्योंकि इसमें क्या, आप देख लो, जैसे कि कोई कलर चेंज हो रहा है, रंग, मतलब कोई रंग चेंज हो रहा, तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अगर किसी की अवस्था चेंज हो रही है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक। ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसके बाद फिर है रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जाने। ठीक। वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था, एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, अब देखो एक चीज है, जो हमारा भौतिक परिवर्तन है उसमें आकार चेंज हो गई, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक। रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। इसमें हम कुछ चीजें नहीं देख पाते, क्या बदलाव हो रहा है अंदर। ठीक। ये मतलब आंतरिक बदलाव हो सकते हैं, आंतरिक भी बदलाव हो सकते हैं इसमें। ठीक। तो पर ये इसमें आंतरिक बदलाव हो सकते हैं, पर इसमें जो चीज बदली जा रही है वो हम देख सकते हैं। देखो, आमाप मतलब साइज उसकी भी बढ़ रही, घट रही है, सारे बदलाव जो रहे, रंग, अवस्था, ये सारी चीजें बदल रही है, इनको हम देख सकते हैं भौतिक पर रासायनिक में कुछ आंतरिक बदलाव हो सकता है जिन्हें हम देख नहीं सकते भी। ठीक। तो हमारा वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक, इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक। क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं ना, ये तो एक बने, एक से अधिक भी नए पदार्थ बन सकते हैं, तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। उदाहरण के लिए हमारा भोजन का पचना, देखो ये अंदर है, भोजन पच रहा है, हम इसको देख तो सकते नहीं, पर पच रहा है ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, अंगूरों का कीड़वन होना। ठीक। ये सारे क्या है, हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं हमारे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जितने भी हमारे रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, ये हमारे सारे रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं, और सारे रासायनिक अभिक्रिया भी हम कहते हैं। फिर लोहे में जंग लगना, और लोहे में जो जंग लगता है, ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, देखो, जब लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन होता है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है। अब जो लोहा है
उसमें जंग लगना, ठीक। लोहे में जो है जंग लगना, लोहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरन बोलते हैं, आयरन, ठीक। ठीक, जब रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, जो मतलब लोहे में जंग लगता है, देखोगे कोई भी लोहा होता है उसमें जो है, ठीक, एक क्या होता है, जंग सा लग जाता है, ठीक, चित्ती चित्तीदार पड़ जाता है, ठीक, चित्ती चित्तीदार पड़ जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का, ठीक। ठीक, तो वो क्या है, जंग लग जाता है। तो इससे क्या होता है, लोहा जो है हमारा, जो लोहा होता है वो कमजोर हो जाता है, ठीक। वो धीरे धीरे क्या करता है, लोहे को खत्म करता रहता है, लोहे को क्या करता रहता है, धीरे धीरे खत्म होता रहता है। देखो यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है, मतलब धीरे धीरे वो खत्म कर देता है लोहे को। लोहे को धीरे धीरे क्या करता है, खत्म कर देता है। अब जब लोहा में जंग लग जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक। लोहे का उपयोग सेतु, पुल, कार और ट्रक आदि में बनाने में करते हैं। लोहे का हम अन्य देखो ट्रक वगैरह के ढांचे बनाने में प्रयोग करते हैं, जो कार हमारी है, ट्रक है, इन सबके का ढांचा बनाने में उपयोग करते हैं। बाकी का पुल वगैरह में भी लोहे का उपयोग करते हैं। लोहे का तो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है, ठीक है, लोहे का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, ठीक। उसके बाद जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। देखो भाई, अगर हमारे यहाँ कोई भी दरवाज़ा भी देख लो, कई लोग लोहे के ही लगवाते हैं। तो लोहे की जो हमारे सामान होते हैं, अब इससे क्या, हमने खरीदा है और उसमें जंग लग जाएगा, ठीक, जो हमारी लोहे की वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं, ठीक, और उसमें जंग लग जाएगा, ठीक, जंग बोलते हैं ना, जो जंग लग जाएगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, खत्म हो जाएगी जल्दी। जिसमें जंग लग जाएगा वो धीरे धीरे क्या हो, धीरे से बहुत जल्दी खत्म होने की चांसेस रहती हैं। अब जब लोहे में जंग लग जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या हो, हमें आर्थिक हानि हो रही ना भाई। हमने पैसे देकर खरीदा कोई वस्तु लोहे की और उसमें जंग लग गया और वो खराब हो गए, तो फिर क्या हो, उससे हमें आर्थिक हानि होती रहती है ना। तो लोहे के जंग लगने के कारण से हमें आर्थिक हानि बहुत ही होती है। देखो लोहा, लोहा Fe, लोहे का फार्मूला है Fe, और ऑक्सीजन O2, ठीक। ये जो ऑक्सीजन है O2 है, क्या ऑक्सीजन हमारा क्या O2 है, ठीक। अब देखो जो लोहा है हमारा, लोहा, उसमें ये Fe और जो हमारा ऑक्सीजन है O2 है, ठीक, O2। तो ये वायु से, ठीक, अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं हमें, वायु से, और वायु से फिर हमारा जो जल है H2O। तो इन सभी चीज़ों के संपर्क में आने से क्या होता है, जंग लग जाता है। लोहा जो हमारा, उसमें क्या है, लोहा है Fe है, लोहा हमारा क्या है, Fe है। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है, हवा से मिल जाता है। जो हवा के संपर्क एवं जल के संपर्क में आ जाता है तो इसमें क्या होता है, जल, देखो लोहे में अगर जल जल्दी से संपर्क में आ गया, जल के संपर्क में आ गया और ऑक्सीजन तो मिल ही रहे उसे, ठीक, तो उसमें क्या होगा, जंग लगने की चांसेस जल्दी हैं, जंग लगने की चांसेस जल्दी हैं, ठीक है। तो इसमें जल्दी से जंग, तो ये एक जंग जो है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड लग जाता है, ठीक, आयरन ऑक्साइड लग जाता है, उसी को हम जंग कहते हैं, ठीक, कहते हैं जंग। इसमें क्या होता है, जल्दी जंग लग जाता है। अगर वो कोई भी लोहा है, हवा और जल के संपर्क में आ गया, हवा और जल के संपर्क में आ गया, तो उसमें आयरन जो हमारा लोहा है उसमें क्या होगा, जल्द से जल्द जंग पकड़ लेगा, जंग जल्द से जल्द जंग पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर जंग कोई चीज़ लग रही है किसी भी लोहे वस्तु में, किसी की भी लोहे की वस्तु में जो जंग लग रहा हो, तो उसमें ऑक्सीजन, जलवाष्प मतलब जल का दोनों का होना आवश्यक है। देखो लोहा तो है ही, उसमें जल और ऑक्सीजन, ठीक, जल और ऑक्सीजन मतलब जलवाष्प जो बोलते हो, उसका होना अनिवार्य है, तभी जंग लग जाएगा, ठीक, तभी जंग लग जाएगा। वैसे में जंग तो ना लगे तो ज़्यादा सही, क्योंकि वो वस्तु ज़्यादा दिन तक चलेगी। अगर जंग लग गया तो वो धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देगी, ठीक। फिर है हमारा क्रिस्टलीकरण, ठीक, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टलीकरण होता है, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही उनके विलयनों से शुद्ध रूप अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। अगर क्रिस्टलीकरण ना हो तो हम जो विलयन यूज करते हैं, ठीक, क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही उन्हें शुद्ध रूप से अवस्था, जो विलयन होते हैं उनके शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। क्रिस्टलीकरण के ही द्वारा हम कोई भी वस्तु का विलयन का शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा। अब मान लो जो समुद्री, जो हमारा साधारण नमक है, समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, समुद्र के जो जलवाष्प होता है उससे हम क्या करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं, साधारण नमक प्राप्त होता है। और उसमें देखो तो जलवाष्प होता है जब, तो वो जो समुद्र के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला नमक होता है हमारा, जो समुद्र के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला नमक होता है वो क्या शुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें जो क्रिस्टल होते हैं स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं, स्पष्ट रूप से जो उसके
क्रिस्टलीकरण के जो विलयन रहते हैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं दे, तो इनको हम किसके द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा विलयन के शुद्ध रूप अवस्था में प्राप्त करते हैं। ठीक, तो वो भी जो हमारा समुद्र का नमक रहता है वो भी एकदम स्वच्छ शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, उसके विलयन स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भाई उसमें क्या लवड़ी जल रहता है ना, लवड़ी जल रहता है ना, समुद्र के जल में क्या होता है, लवड़ी जल होता है, इस वजह से उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते उसके विलयन को। ठीक है, तो हम क्रिस्टलीकरण के ही द्वारा हम उसका भी सही करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। हाँ, किसी भी टॉपिक से अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाकुश भैया, धन्यवाद।